हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर जो कि चैप्टर 18 वाइस प्रेसिडेंट को हम स्टार्ट करेंगे। कल की वीडियो में हमने प्रेसिडेंट चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थे उसको डिस्कस कर लिया था एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सब। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में क्या क्या डिटेल्स बता रखी हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई करते हैं सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ठीक है, तो फर्स्ट हाईएस्ट में कौन हो जाएंगे आपके प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड रैंक है वो किसकी आती है, वाइस प्रेसिडेंट की। पर देखा जाए जिस तरीके से हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यानी रियल पावर उनके पास नहीं है। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट के पास भी कोई पावर नहीं होती। मेन पावर जो है हमारी कंट्री को रूल करने के लिए वो किसके पास है, हमारे एग्जीक्यूटिव के पास, दैट इज़ हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो वही सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं और प्रेसिडेंट का हमने रोल क्या था वो हमने पिछले वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है और मेन रोल जो वाइस प्रेसिडेंट का एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो सब भी हम देखेंगे। देन यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि ही इज़ अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिस वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी। कहते ऑब्वियसली जो हमारे फर्स्ट रैंक में प्रेसिडेंट आते हैं एंड सेकेंड रैंक जो होती है उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। और जो ऑफिस जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो किस मॉडल पे बेस्ड है, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, बट क्योंकि अमेरिका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है और हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए फंक्शंस उनके इलेक्शन का प्रोसेस क्या है हमारे प्रोसेस से काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो दोनों इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जबकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका में और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है उनकी जनता के द्वारा। ठीक है, तो जब भी प्रेसिडेंट का अमेरिका में इलेक्शन होता है तो वो अपने साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका भी नाम अनाउंस करते हैं, तो दोनों का ही वहाँ पे हमें सेम देखने को मिलता है इलेक्शन। तो किस तरीके से यहाँ पे बोला गया है अमेरिका, हम कंपेयर करेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है और अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो किस तरह सिमिलर है या फिर उसमें क्या क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो इनका इलेक्शन हमने जैसे देखा है कि नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन से किया जाता है एंड ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें मेंबर्स जो होते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया था ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो इसमें ये कहा गया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें इलेक्ट किया जाएगा बाय द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा। कब, जब वो दोनों हाउसेस जो होंगे पार्लियामेंट के जॉइंट मीटिंग में होंगे। ठीक है, यानी जॉइंटली जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ मीटिंग में होंगे तो उस दौरान जो इलेक्शन करवा के वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। बट क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा था और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप ऑलरेडी आप देखोगे दोनों ही हाउसेस में इतने सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, अब दोनों हाउसेस के मेंबर्स को आप एक जगह बिठा रहे हो फिर उनसे इलेक्शन करवा रहे हो तो काफ़ी टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 आता है जिसके द्वारा बोला जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है जॉइंट मीटिंग करवाने की, आप अलग अलग जो है दोनों से जो भी वोट्स डलवा लीजिए, फिर उसके बाद जो भी काउंटिंग की जाएगी उस काउंटिंग से पता चल जाएगा कि कौन वाइस प्रेसिडेंट बना है। तो अब आप प्रेजेंट डे में देखें तो कोई भी जॉइंट मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो डिफरेंट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी पहले हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं साथ ही साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो भी आएंगे। राज्यसभा में भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो भी पार्ट लेंगे और सिर्फ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है लोकसभा राज्यसभा के ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है बेसिकली जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उनके चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा बिकॉज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स हो लोकसभा राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसको हमने देखा था वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे मेन जब डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जब मेंबर्स बैठे थे तो जब इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रहे थे तो वहाँ पे एक डिबेट चली थी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, पर जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो BR अम्बेडकर जी जैसे कि हम जानते हैं वो हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के एंड तो उन्होंने इसके पीछे का जब एक्सप्लेनेशन दिया तो ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं। ठीक है, और स्टेट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सेंटर एज वेल एज हमारी जो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो, तो उनकी जो पावर है
वो दोनों ही केस में, चाहे वो सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों में एक्सटेंड की जाती है। एंड इसलिए ज़रूरी है कि जब इलेक्शन हो तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो भी अपनी इक्वल वॉइस रखें, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट जो है सेंटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों का पार्ट लेना ज़रूरी है। बट हम जब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो उनका मेन रोल अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल फंक्शंस की तरह वो उनका परफॉर्म करना पड़ता है, जहाँ पे उनको प्रिजाइड करना पड़ता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, यानी राज्यसभा को। तो नॉर्मली देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही होगा, बट उनका मेन फंक्शन क्या है कि वो राज्यसभा को चेयर करेंगे, प्रिजाइड करेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनकर। एंड हम कह सकते हैं सिर्फ एक रेयर ओकेशन ऐसा होगा जहाँ पे वो एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, जब अगर मान लेते प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है, तो जब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वैकेंट होता है, किस केसेस में, जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया हो या फिर उन्हें रिमूव कर दिया गया हो, यानी इम्पीचमेंट हो गया हो या फिर उनकी डेथ हो गई हो, तो इस केस में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं रहते तो अपने जो भी उनके फंक्शन से परफॉर्म नहीं कर सकते, और न्यू इलेक्शन करवाने के लिए बेसिकली टाइम चाहिए होता है। तो जब तक न्यू इलेक्शन करके प्रेसिडेंट को चुना नहीं जाता, तब तक जो है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं। बट अगर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 6 महीने के अंदर का टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन जल्दी से जल्दी जो है करवाने हैं, और उस 6 महीने तक के टाइम तक कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो एज अ प्रेसिडेंट की ड्यूटी उनके फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनको जो मेन फंक्शंस हैं वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को ही प्रिसाइड करने के हैं। अगर जब भी वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो कम ही समय के लिए बनेंगे, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उनके इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्ट ले। इसके अलावा जो है कह सकते हैं कि जब हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एब्सेंट है ड्यू टू इलनेस या फिर किसी और फैक्टर की वजह से, जैसे वो आउट ऑफ कंट्री हो रखे हैं, तो उस दौरान क्योंकि वो 1-2 दिन के लिए जब तक प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी को वापस रिज्यूम नहीं कर लेते, तब तक वाइस प्रेसिडेंट उनके फंक्शंस को यहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मुश्किल से 1-2 हफ्ता या फिर 1-2 दिन तक ही वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम देखें कि उनका जो मेन फंक्शन क्या है, चेयरमैन की तरह प्रिजाइड करना राज्यसभा को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भले ही आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट से डिफरेंट हो, बट जो मैनर होता है, जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का सेम देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने प्रेसिडेंट में देखा था कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग जो है सीक्रेट बैलेट पे की जाती है, तो सेम प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो भी आपके एमपीज़ होंगे, ठीक है, यानी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे लोकसभा राज्यसभा के, तो ये सब क्या करेंगे, इनको एक प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। जो भी पर्सन एज अ कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट होगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होगा, तो उनको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। फिर प्रेफरेंस देने के बाद जब उसकी काउंटिंग की जाएगी तो उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा जैसे प्रेसिडेंट के केस में किया जाता है। एंड देन वो कैंडिडेट जो है, जो भी हायर जो भी इलेक्टोरल कोटा जो है जिसका ज़्यादा होगा, फिर वो वाइस प्रेसिडेंट जो है बन जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैनर है इलेक्शन का वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का सेम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई भी डाउट या डिस्प्यूट होते हैं इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सही नहीं हुआ या फिर इसमें कुछ करप्शन देखने को मिला है, ठीक है, या फिर जिस पर्सन को एज अ कैंडिडेट आपने चूज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है या फिर उसने पास्ट में कुछ किया हो ऐसा कि उसको ये पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए, तो जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को जो सुनने का हक है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट सारे फैक्ट बेसिस को जब जांच करेगी तो फाइनल डिसीजन जो आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसको फाइनल माना जाएगा और हर किसी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं कि इलेक्शन जो ऑफ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। तो ये हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था कि जो भी आप इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी मेंबर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, तो इस बेसिस पे बेसिकली उस इलेक्शन को गलत नहीं कह सकते कि वो इनकम्प्लीट था। यानी कि हम बात करें लोकसभा राज्यसभा की, तो आप जानते हो उनमें जो भी सीट्स होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, तो उसमें ज़रूर नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स हों। कुछ सीट ऐसी होती है जो वैकेंट खाली पड़ी रहती है, मान लो वो मिनिस्टर को हटा दिया गया है या फिर उसकी डेथ हो गई या फिर कुछ भी ऐसा कारण हुआ कि उसकी सीट वहाँ पे खाली रहेगी। सिमिलरली राज्यसभा में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो वैकेंट सीट है जहाँ पे अभी एमपीज़ बैठे नहीं हैं, क्योंकि उन वैकेंट सीट को भरने का तरीका क्या है, जब वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो अगर मान लो उनको फिल करने के लिए जो इलेक्शन करवाने हैं वो उस पर वो इलेक्शन अभी हो नहीं रहे, बट उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितने लोग उस समय प्रेजेंट थे सबने अपना अपना वोट दे दिया। अब जब बाद में जब उस सीटों में, उन वैकेंट सीटों में जब इलेक्शन हुआ और जो एमपीज़ चुन के आए, कल को वो ये नहीं कंप्लेन कर सकते कि भाई हम तो यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, हम जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं जो भी स्टेट्स के या फिर जो भी हम इलेक्ट होकर आए हैं, तो हमारा तो वोट की कोई वैल्यू ही नहीं रही बिकॉज हम तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं थे। तो ये कह के वो इलेक्शन को अवॉइड नहीं कह सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज तो इनकम्प्लीट था, हम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, हमने अपना वोट नहीं दिया। तो उस समय जितने भी लोग होंगे तो उनका जो वोट दिया जाएगा उसके थ्रू जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट चुनेगा तो उसी को ही माना जाएगा। ठीक है, भले वो कंप्लीट हो या फिर इनकम्प्लीट हो इलेक्टोरल कॉलेज।
नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि जो इलेक्शन अगर मान लेते हैं पर्सन का, एज अ पर्सन जो वाइस प्रेसिडेंट बना है उसका इलेक्शन मान लेते हैं कि गलत हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब छानबीन की और देखा कि जो इलेक्शन है वो वॉइड है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है फिर उस पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा देगी। बट उसका मतलब क्या ये है कि जो भी काम उसने एज अ वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठ के किया है, कुछ भी मतलब थोड़े ही दिन भले ही वो बैठा हो एज अ वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी में, और जो भी उसने डिसीजंस ली हो, जो भी उसने काम किए हों, बिकॉज वो काम क्या करेगा, नॉर्मली जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के उसका ही फंक्शन से परफॉर्म करेंगे। तो जो भी उन्होंने काम किया है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम पे, तो उस काम को बेसिकली हम गलत नहीं बोल सकते और उसको कहीं ना कहीं इनवैलिडेट करना सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि उस सारे कामों को हमेशा आपको रखना है और कहीं ना कहीं उसको हमेशा फोर्स में लेके आना है, और वो सारे के सारे काम जो है वैलिड रहेंगे, उन्हें कोई भी गलत नहीं कह सकता, भले उस पर्सन का इलेक्शन गलत तरीके से क्यों ना हो। बट जब वो उस कुर्सी में बैठा था उसने जो भी डिसीजन लिए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट के, अपनी जो ओहदा है उसके हिसाब से उसने जो भी डिसाइड किया होगा लिया जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भले ही जितने दिन भी उसने काम किया उसके काम को इंपॉर्टेंस दी जाएगी और उस काम को नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठना है। तो सबसे पहले हम बोला गया है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, आप देश के नागरिक होने चाहिए। दूसरा कि आपकी एज 35 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हो एज ए वाइस प्रेसिडेंट के लिए। थर्ड है कि आप ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन आप पे होनी चाहिए। बिकॉज आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा को चेयर करेंगे, प्रिसाइड करेंगे, तो कम से कम उनके पास इतनी तो क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिफाइड होनी चाहिए कि वो जब वो मेंबर राज्यसभा का मेंबर बनने की कोशिश करे तो वो बन सके। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बोला गया ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी में उनका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है यूनियन के, ठीक है, या फिर गवर्नर है किसी स्टेट का, या फिर मिनिस्टर है यूनियन के यानी सेंटर के या फिर स्टेट के, तो अगर कोई पर्सन इन पोस्ट पे बैठा है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर मतलब नहीं गिना जाएगा। एंड वो बेसिकली क्वालिफाइड होगा कि वो एज अ कैंडिडेट अपने आप को खड़ा कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है। तो ये हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखा था और सेम आपको वाइस प्रेसिडेंट के केस में देखने को मिलेगा कि कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट भी चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो वापस से प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है। और आपका गवर्नर हो गया कोई स्टेट का, या फिर जो यूनियन सेंटर के मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर है, तो ये भी चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको किसी कैंडिडेट को अपना इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अपना नाम नॉमिनेट करना है, तो उस नॉमिनेशन में एटलीस्ट 20 ऐसे लोग होने चाहिए जिनका नाम प्रपोज करें। मतलब एक पर्टिकुलर जहाँ पे एप्लीकेशन होगा, जहाँ पे उस कैंडिडेट को खड़ा कर रहे होंगे, तो उसमें 20 लोगों की साइन होनी चाहिए जो प्रपोज करे कि हाँ भाई हम इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ 20 सिलेक्टर एज ए सेकेंडर्स होने चाहिए जो उसके साथ खड़े हों कि हाँ हम तुम्हें जो इलेक्शन के लिए वोट देंगे। मतलब करीबन हम कह सकते हैं टोटल 40 लोग ऐसे होने चाहिए जो उस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हों कि उसकी इलेक्शन में हम उसको इलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ बोला गया है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना है 15,000 का, कहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है तो उस कैंडिडेट को जो है 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अगर वो पर्सन हार भी जाता है इलेक्शन तो उसको ये डिपॉजिट नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये मेनली क्यों रखा जाता है, बिकॉज नॉन सीरियस कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट ना लें। जो सीरियस पर्सन है, जो सच में चाहता है कि हाँ इसकी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, तो वही पर्सन यहाँ पे आए और बेसिकली अपना इलेक्शन लड़े। तो ये जो 15,000 रुपये देने की बात की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो ऑलरेडी हम देखते हैं प्रेसिडेंट केस में भी हम देख रहा था कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिमिट नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952, जिसको अमेंड किया गया था एक बार 1997 में। तो इस एक्ट के थ्रू जो सिक्योरिटी डिपॉजिट को इंक्रीज़ कर दी थी, 15,000 रुपीज़ कर दिया है। ठीक है, आज के टाइम पे। देन हम डिस्कस करेंगे 1952 से लेकर 2017 तक कौन कौन पास्ट में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1952 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठे। उसके बाद सेकंड टाइम भी 1957 में उन्होंने पार्ट लिया होगा इलेक्शन में, एंड वही डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठे। उसके बाद 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वाइस प्रेसिडेंट, 1967 में वी गिरी, 1969 में GS पाठक, 1974 में BD जत्ती, 1979 में M हिदायतुल्ला, 1984 में R वेंकटरमन, 1987 में डॉक्टर शंकर। नेक्स्ट है 1992 में KR नारायण, 1997 में कृष्णकांत, 2002 में BS शेखावत, 2007 में मोहम्मद हमीद अंसारी, 2012 में मोहम्मद हमीद अंसारी, एंड 2017 में वेंकैया नायडू। जो भी करंट हमारे प्रेजेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, हमारे वेंकैया नायडू जी हैं। तो ये हमने देख लिया कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं ओथ और अफर्मेशन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब भी वो ऑफिस में एंटर होंगे तो उससे पहले उनको ओथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओथ फर्स्ट टाइम ही लेनी पड़ती है जब फर्स्ट टाइम ऑफिस में एंटर कर रहे होते हैं। तो दो चीज़ें उन्हें ओथ में बेसिकली कहनी पड़ती है। पहला कि वो ट्रू फेथफुल रहेंगे और
एलिजेंस रहेंगे टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी की पूरी कह सकते हैं सम्मान देंगे, उसके प्रति फेथफुल रहेंगे, ठीक है, उसका पालन करेंगे। साथ ही साथ जब भी वो अपनी ऑफिस से बैठे होंगे तो जो भी अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे वो फेथफुली करेंगे, यानी बिना कोई करप्शन के, बिना कोई आप कह सकते हैं भेदभाव के, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ को सभी के लिए इस तरीके से परफॉर्म करने कि सभी का वेलफेयर हो और सभी के हित के लिए वो सोचें। नेक्स्ट है कि ओथ जो है बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट की कौन दिलवाएगा। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं। मान लो किसी कारणवश प्रेसिडेंट नहीं है, एब्सेंट हो रखे हैं, फिर वो प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट अपॉइंट करेंगे किसी भी एक मेंबर को अपने बिहाफ में, वो जो है प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट की ओथ लेगा, ठीक है। तो पहले तो देखा जाएगा कि प्रेसिडेंट अगर हैं तो प्रेसिडेंट ही ओथ ले, अगर मान लो प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर देंगे कि भाई मेरी जगह ये जो है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ लेने में हेल्प करेगा। देन हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ ऑफिस की क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली 2 कंडीशंस के बारे में स्पेसिफाई कर रखा है। पहला कि जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो उसको पहले ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ना ही वो लोकसभा का मेंबर हो ना ही राज्यसभा का। साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका भी मेंबर ना हो। इफ़ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही इज़ डीम्ड टू हैव वैकेट हिज सीट इन दी हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है। तो पहले तो देखा जाएगा कि भाई वो ना ही पार्लियामेंट का मेंबर हो ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का। इन केस अगर वो मेंबर रहे हों पहले तो उन्हें जैसे ही वो अपने ऑफिस में एंटर हो रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि इलेक्शन में वो जीत गए हैं, तो जैसे उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन मतलब ऑफिस में एंटर कर रहे हो तो उससे पहले उनकी जो भी सीट है, चाहे उनकी राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में सीट हो, तो उस सीट को उनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ही वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन हम देखते हैं टर्म एंड वैकेंसी का क्या प्रोसीजर है। तो अगर हम टर्म की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका टर्म जो होता है 5 साल का होता है, यानी 5 साल तक वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में बने रहते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि अगर उनका टर्म पूरा हो जाता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हट सकते हैं। इसके अलावा वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से जब वो चाहें। तो रेजिग्नेशन वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट के केस पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने केस में किसको रेजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, यानी 5 साल पूरा होने से पहले वो अपनी ऑफिस से मतलब उन्हें रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। बट इनको रिमूव करने के लिए कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट मोशन चलाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इम्पीचमेंट मोशन हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था, ठीक है। बट आपको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, प्रेसिडेंट की तरह आपको टफ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो एक रेजोल्यूशन पास किया जाना है बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जैसे हम इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। उस मेजॉरिटी से जो है राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। देन उसके बाद जैसे राज्यसभा से पास हो गया देन फिर वो लोकसभा के पास जाएगा रेजोल्यूशन, एंड देन फिर लोकसभा से ही पास हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन दी राज्यसभा बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, और इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो जो भी मेंबर्स होंगे उसकी मेजॉरिटी देखी जाएगी, 50% + 1, ठीक है। और इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, तो वो हमने एग्जांपल लेके जो है अच्छे से समझा है अमेंडमेंट वाले चैप्टर में। तो अगर आपको अच्छे से समझना होगा तो आप उस चैप्टर को रेफ़र कर सकते हैं। तो वो मेन चीज़ क्या है कि जो भी रेजोल्यूशन निकाला जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, राज्यसभा से वो रेजोल्यूशन आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना है और लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी में पास करना है, ठीक है। एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी इन इंडिया इज़ ओनली अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी एंड नॉट अ सेपरेट में नहीं होती, एक स्पेशल मेजॉरिटी का ही टाइप है। द रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेजोल्यूशन आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जबकि हमने इंपीचमेंट मोशन में देखा था प्रेसिडेंट के कि उनके प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट का जो मोशन लाया जाता है वो आप कोई भी हाउस से इनिशिएट कर सकते हो। बट क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट मेनली जो होते हैं उनकी, क्योंकि उनको जब रिमूव किया जा रहा है तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं रिमूव किया जा रहा, ठीक है। भले ही एक पर्सन कैंडिडेट का इलेक्शन जब होता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वो उसका इलेक्शन किया जाता है, बट आपको ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी उनको रिमूव किया जाएगा तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर रिमूव नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल किस तरीके से लिखा गया कि चेयरमैन का रिमूवल, ठीक है, कि राज्यसभा में वो पर्सन एज अ चेयरमैन की तरह काम कर रहे थे, तो चेयरमैन का रिमूवल अगर करना है तो उसके लिए कैसे करना है कि राज्यसभा में वो मोशन जो है वहीं पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रेजोल्यूशन आएगा वो सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा में वो अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो गया देन वो लोकसभा में जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि कोई भी रेजोल्यूशन आप तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक आपको 14 दिन का एक एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी अगर राज्यसभा चाहती है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको रिमूव करना, तो राज्यसभा पहले क्या करेगी, मोशन चलाने से पहले 14 दिन का नोटिस दे देगी वाइस प्रेसिडेंट को, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए ना कि उनके खिलाफ राज्यसभा में एक मोशन बेसिकली स्टार्ट किया जा रहा है जहाँ पे उनको रिमूव करने की बात की गई है, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके और अपने जो भी फैक्ट्स वगैरह है जब उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने ये गलती की है तो वो अच्छे से कन्वे कर सके। तो इसलिए 14 दिन का नोटिस देने के बाद ही जो है राज्यसभा इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है, एंड देन इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर राज्यसभा से पास हो गया देन लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी में पास होना ज़रूरी है।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं कर रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने देखा था प्रेजेंट के केस में कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का फैक्टर था जिसके बेसिस में प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो, बट वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में का मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं था। बट यहाँ पे तो कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कि आप किस बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करोगे, ठीक है। देन है वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर ज्यूम द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिलेगा कि जब तक कोई नया सक्सेसर नहीं आ जाता, क्योंकि जैसे 5 साल कंप्लीट हो गए वाइस प्रेसिडेंट के, तो ज़रूरी है कि उनके टेन्योर खत्म होने से पहले जो इलेक्शन करवा दिया जाए, ठीक है, किसका एज अ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। बट किसी कारणवश अगर मान लो इलेक्शन जो डिले हो रहे हैं, तो उस दौरान वो तब तक वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठे रहेंगे, मतलब अपने जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे जब तक नेक्स्ट सक्सेसर नहीं आ जाता, ठीक है। एंड ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, और बार बार वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के री इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो फिर नहीं बन सकता है, तो कितनी बार चाहे वो बन सकता है, वापस से री इलेक्ट होकर आ सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख के तो पास्ट में डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जिसे हमने देखा था 1952 में, एंड आई थिंक 1957 में 2 बार ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं वैकेंसी इन द ऑफिस, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस पे वैकेंसी कैसे स्टार्ट हो सकती है। तो पहला अगर देखा जाए कि अगर मान लो एक्सपायरी ऑफिस टेन्योर, मतलब 5 साल का टेन्योर जो है उनका वो खत्म हो गया, तो उनकी ऑफिस की सीट जो वैकेंट हो जाएगी। अगर मान लेते हैं वो रिजिग्नेशन दे देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, तो उनका ऑफिस वैकेंट हो सकता है। अगर उन्हें रिमूव कर दिया गया हो राज्यसभा के रेजोल्यूशन निकालने के द्वारा। नेक्स्ट है कि अगर उनकी डेथ हो गई हो ऑफिस में, तो उस दौरान उनके ऑफिस में मतलब उनका जो ऑफिस है वैकेंट हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं अगर उनका इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उनकी पोस्ट से, तब भी वो ऑफिस जो वैकेंट हो सकता है। तो ये 5 तरीके हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑफिस जो वाइस प्रेसिडेंट का वैकेंट होता है। देखिए तो कृष्णा कांत वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जो ऑफिस के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी, तो थे कृष्णा कांत। नेक्स्ट है कि व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन टू बी फिल वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल में ख़त्म होने वाला है, तो उनके ख़त्म होने से पहले ही कोशिश की जानी चाहिए कि वो नया इलेक्शन जो करवा दे, सो दैट कि जब वो जाए तो ऑलरेडी एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए जो कि न्यू वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। इफ़ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, ठीक है। अगर मान लो जो भी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है या फिर उनका रिमूवल हुआ है, डेथ हुई है, उस केस में जो इलेक्शन जो किए जाएंगे वैकेंसी को फुल करने के लिए एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उनकी पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाया जाएगा। बिकॉज अचानक से वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो, मतलब रेजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गई है, तो उस केस में तो कोई भी नहीं है, तो कोशिश ये की जाएगी कि जल्दी से जल्दी उनके इलेक्शन करवाए जाए। एंड द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म, तो जो भी भले ही देखो मान लेते हैं 5 साल का टर्म था वाइस प्रेसिडेंट का, बट उन्होंने सिर्फ 2 साल ही कंप्लीट किया, उसके बाद मान लेते हैं उनकी डेथ हो गई या फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया, फिर उन्हें रिमूव कर दिया गया, तो 3 साल तो उनके बचे हुए हैं। तो इस टाइम पर अगर नया इलेक्शन किया जाएगा और नया वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, तो आपको सिर्फ उन 3 साल के लिए नहीं चुनना है, तो उसका जो टर्म होगा न्यू वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन आप यहाँ पे एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि अगर मान लेते हैं कि उनको रिज़ाइन कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, डेथ कर दिया गया, तो उस टाइम पे भले ही जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाने हैं, बट क्योंकि उनका मेन फंक्शन एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करेगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अच्छे से, बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि वो चेयरमैन है राज्यसभा का, अगर चेयरमैन नहीं होगा तो उस समय राज्यसभा में एक डिप्टी चेयरमैन होगा, तो वो डिप्टी चेयरमैन जो है चेयरमैन की कुर्सी में बैठकर जो भी उनके फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे जब तक नया चेयरमैन नहीं बन जाता कोई, ठीक है। नया चेयरमैन कैसे बनेगा, जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, देन वो वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का, देन वो आके अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, पर जब तक वो नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो उनकी फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप पावर एंड फंक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे वाइस प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर है और कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ही एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करता है, ठीक है, तो उसकी जो भी पावर्स होंगी, जो भी फंक्शंस होंगे सिमिलर होगी जैसे लोकसभा का स्पीकर है, ठीक है। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है तो उसकी जो भी पावर एंड फंक्शंस होती है, सब प्रिसाइड करता है, कोई भी मीटिंग होती है तो किस तरह से उसका इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, क्योंकि मीटिंग को जब तक वो हाँ नहीं कहता तब तक वो शुरू नहीं हो सकती, कोई मोशन लाया जाता है तब तक वो हाँ नहीं कह सकता, तब तक वो मोशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों में जो स्पीकर का जो मेन फंक्शंस है, पावर्स है, वही सेम जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनकी भी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि ही रिजेंबल द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु ऑल्सो एक्ट एज चेयरमैन ऑफ सेनेट द अपर हाउस ऑफ द अमेरिका। तो यहाँ पे हमने जब बात की थी स्टार्टिंग में कि जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका ऑफिस कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है किसके, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का। तो किस बेसिस पर रिजेंबल करता है कि जो अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी चेयरमैन होता है किसका, सेनेट का, ठीक है। सेनेट मतलब जो अपर हाउस है अमेरिका लेजिस्लेचर की, तो अमेरिकन लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है इंडिया के जो पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस कौन सा, राज्यसभा। तो हमारे यहाँ जिस तरह से राज्यसभा बोला जाता है तो अमेरिका में उस चीज़ को सेनेट बोला जाता है। तो अमेरिका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी चेयर करता है सेनेट को, सिमिलरली जो हमारे इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयर करता है राज्यसभा को। तो उस बेसिस पे कहा गया है कि ये रिजेंबल करते हैं।
देन हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट करेंगे, कब प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, जब वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू इस रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ। ठीक है, तो वही है जब हमारे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी या फिर इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा उनका, या फिर उनको रिज़ाइन कर दिया जाएगा, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। तो ऐसा के पास में कभी देखने को मिला है? तो यस, देखने को मिला है। अगर आप देखें तो 2 प्रेसिडेंट जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, एंड इसलिए कह सकते हैं उस टाइम पे जो भी वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रिजाइड किया था। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन के टाइम पे जिसने प्रिजाइड मतलब जिसने प्रेसिडेंट के तौर पे फंक्शंस किए थे वो थे वीवी गिरी, और फ़खरुद्दीन अली अहमद के टाइम पे कौन थे? बीडी जती। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, सिर्फ 6 महीने तक ही वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। क्यों? बिकॉज 6 महीने के अंदर ही इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अगर मान लेते हैं उन्होंने रिजाइन करके चले गए, उनका रिमूवल हो गया, डेथ हो गया, तो उस केस में वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट थे वो है नहीं, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट के रोल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। बट कब तक करेंगे? 6 महीने का टाइम तक दिया जाएगा, और 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शंस करने हैं, और जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाता तब तक वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठ कर उनके जो भी फंक्शंस है परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की थी, जो भी हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट है वो अनेबल है कि वो अपने फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर सकती ड्यू टू एब्सेंस, क्योंकि वो एब्सेंट है या फिर इल है या फिर किसी और कारणवश, तभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे बैठ के काम करेंगे। पास्ट में भी देखने को मिला है वाइस प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन जून 1960 व्हेन द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज 15-day टूर ऑफ यूएसएसआर। तो 1960 की बात चल रही है, उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 15 दिन के टूर पे गए थे यूएसएसआर, जिसे अब हम रशिया कहते हैं। तो क्योंकि वो प्रेसिडेंट नहीं थे, तो उस दौरान जो है 15 दिन में जो फंक्शंस किए होंगे प्रेसिडेंट के, किसने करे थे? वाइस प्रेसिडेंट ने, जो कि कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है 15 दिन तक जो है एज अ प्रेसिडेंट बन के उन्होंने सारे के सारे काम किए थे। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं अगेन इन जुलाई 1961 में जब हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी बीमार थे, तो ऑब्वियसली वो ऑफिस में बैठ के अपने काम तो कर नहीं सकते, तो उस दौरान किसने काम किया था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने काम किया था। तो इस तरीके से अगर ये सारी चीज़ें होती है तब उस केस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट की फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बट आपको याद रखना सिर्फ टेम्प्रेरी पीरियड तक ही रहेगा, बाद में जब प्रेसिडेंट आ जाएंगे तो फिर वही फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ऑब्वियसली जो मेन काम है उनका वो है चेयरमैन बने रहना राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा की जो भी चीज़ें हैं उसको प्रिसाइड करना, बट क्योंकि वो अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो वो चेयरमैन साथ साथ चेयरमैन का काम तो नहीं कर सकते। तो चेयरमैन का काम कौन करेगा? उस समय जो भी राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन होगा वो चेयरमैन की तरह काम करेगा राज्यसभा में, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ व फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं कि उनकी सैलरीज वगैरह किस तरीके से मेंशन की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा कोई भी अमेंडमेंट्स जो है वाइस प्रेसिडेंट की नहीं फिक्स की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी कि ही ड्रॉ हिज रेगुलर सैलरी इन द कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्यसभा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी होगी, तो उनको जो सैलरी मिलेगी वो किस तौर पर मिलेगी, क्योंकि वो एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा के, तो जो भी चेयरमैन और राज्यसभा की सैलरी होती है वो सैलरी उन्हें मिलेगी। ठीक है, ना कि उनको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी। तो ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, और जब वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे होंगे तो उस दौरान क्योंकि वो प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठकर उनके फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी सैलरी अलाउंस उन्हें मिलेगा वो एज अ प्रेसिडेंट की जितनी होता है उतना ही मिलेगा। ठीक है, तब उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर जो सैलरी दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें कंपेयर किया गया अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, तो मॉडल अगर हम देखें वाइस प्रेसिडेंट का कहाँ से लिया गया? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे। सेम क्या था वो हमने अभी देख लिया है कि जो सेनेट के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सिमिलरली जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब हम अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है सक्सीड टू प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ प्रेडेसर। यानी कि जिस तरीके से अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है, जब उनकी अगर मान लेते हैं उनकी सीट खाली हो गई, वैकेंट हो गई, मान लो उनकी डेथ हो गया, रिजिग्नेशन दे दिया, फिर उनका इंपीचमेंट हो गया, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है, तो उस दौरान जब इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तो ऑब्वियसली कौन उनकी जगह फिर फंक्शन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। बट उनके जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो भी उनकी टर्म बची हुई है उन टर्म को पूरा का पूरा कह सकते हैं पूरा का पूरा मतलब वहाँ के फंक्शंस डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब भी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है खाली होती है, भले ही उन्होंने रिज़ाइन किया हो, रिमूवल किया हो, या फिर उनकी डेथ हुई हो, या फिर वो एब्सेंट है, किसी बीमार हो गए किसी कारणवश, या फिर आउट ऑफ इंडिया कहीं गए हैं, किसी टूर पर गए हैं, तो उस दौरान हमारे वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, और तब तक बैठते हैं जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आते, या फिर जो प्रेसिडेंट एब्सेंट है जब तक वो अपनी ऑफिस में नहीं आते तब तक वो फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकते हैं। पर जैसे ही वो आ जाएंगे तुरंत उन्हें वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, और जो भी उनका नॉर्मल काम था चेयरमैन का वो चेयरमैन की तरह काम करेंगे। बट अमेरिका में ये नहीं होता। एक बार
वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या फिर वो अपने उनका ऑफिस वैकेंट हो गया, तो मतलब सॉरी प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वैकेंट हो गया, तो उस दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट है जो भी रिमेनिंग टर्म उनकी बचेगी वो टर्म को वो खुद पूरा करेंगे और तब तक पूरा करेंगे जब तक वो टर्म खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो क्लियर हो गया, क्या चीज़ की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने असाइन नहीं किया एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। तो उस समय क्या क्या मतलब फंक्शंस रहेंगे वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। हैंस सम स्कॉलर्स जो है इस चीज़ को क्या कहते हैं कि ये सुपर फ्लोस हाइनेस है, मतलब ऑब्वियसली हाइनेस इन द सेंस एक बड़ी पोस्ट में वो है, बट सुपर फ्लोस मतलब बड़ी वो प्रेसिडेंट के बाद सेकेंड रैंक में आते हो, बट उनके फंक्शंस कुछ देखने को नहीं मिलेंगे, वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के ही काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने सुपर फ्लोस हाइनेस कहा है। दिस ऑफिस वॉज क्रिएटेड विद अ व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस फिर बनाए ही क्यों गया? नॉर्मली आप देते कि जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर का बेसिकली इलेक्शन होता है वैसे राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन कर देते, तो वाइस प्रेसिडेंट की क्या ज़रूरत थी? तो मेन चीज़ इसलिए था कि आपको एक मेंटेन करना था पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, ठीक है, हमारे पास प्रेसिडेंट है, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, तो एक तरह का हायरार्की है, मतलब आप देखने को मिलेगा रैंक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट रैंक में आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट रैंक में आते हैं। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये ऑफिस को क्रिएट किया गया था। बट इस ऑफिस के क्या फंक्शंस रहने वाले हैं, एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनके क्या फंक्शंस रहने वाले हैं, वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। उनको बेसिकली उनका काम क्या है, ऑफिशियल चेयरमैन बने रहना और राज्यसभा को प्रिजाइड करना, और जब प्रेसिडेंट नहीं है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वो प्रेसिडेंट की फंक्शंस को परफॉर्म करना, तो यही ड्यूटीज़ उनकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ आर्टिकल्स हैं अनसेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 63 की, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 64, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट बेसिकली क्या आपकी राज्यसभा है। आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज, जब भी होंगी तो वो काम करेंगे इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। 66 आर्टिकल में बता रखा है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का कैसे होगा। आर्टिकल 67 में कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की क्या है। आर्टिकल 68 की बात करें जहाँ मेंशन किया गया है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। तो उसके बारे में, क्योंकि नॉर्मली 6 महीने के अंदर आपको एज सुन एज पॉसिबल, बेसिकली 6 महीने का टाइम नहीं दिया गया, तो वाइस प्रेसिडेंट की जब भी आप कह सकते हो उनका ऑफिस वैकेंट होगा तो एज सुन एज पॉसिबल आपको इलेक्शन करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 69 में बोला गया ओथ एंड अफर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट की कैसे लेनी है। आर्टिकल 70 में डिस्चार्ज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फंक्शंस इन देयर कंटीजेंसीज, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स हमने अच्छे से देख लिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर छोटा सा था, हमने इसको फिनिश कर लिया है। अब हम चलते कुछ MCQ है जिसे आप सबको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है स्टेटमेंट को, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहला कि नो ग्राउंड हैज़ बिन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड, नो रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 21 days एडवांस नोटिस हैज़ बिन गिवन। तो इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, assertion during any period when the vice president of India act as a president of India or discharge the functions of the president, he continues to perform the duties of the office of the chairman of council of states. रीज़न बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इंडिविजुअली ए और आर करेक्ट है या नहीं, देन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहला, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 5 years। सेकंड, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। थर्ड, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 months। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टू लुक इनटू ऑल द डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो गलत कौन सी वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। रेजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा विद अ 2/3 majority। सी, रेजोल्यूशन पास्ड विद अ 2/3 majority इन अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। डी, अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा विद सिंपल मेजॉरिटी एंड एग्रीड टू बी मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि असर्शन है कि कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। रीजन है वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो रीज़न और असर्शन है तो आपको इंडिविजुअली चेक करना है, देन देखना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे बताया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला, ही मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आपको सही स्टेटमेंट चूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 कि द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं। पहला, द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सी, इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन। किसको देना पड़ेगा रेजिग्नेशन। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को, जहाँ बोला गया है पहला और इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहला है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। सेकंड, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट shall be completed before the expiration of the term. Third, the vice president shall not, withstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जहाँ बोला गया पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एन एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी अमेंडमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी। तो करेक्ट आंसर को ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारे MCQs खत्म होते हैं। 2 क्वेश्चन है मेंस के, क्योंकि ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे, तो आप जो भी है उसको ट्राई करना जितना हो सके। पहला इसमें पूछा गया है कि हाउ इज़ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस डिफरेंट है हमारे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से। सेकंड, व्हाट इज़ द मेन लाइन ऑफ डिफरेंस, क्या है पावर ऑफ इंडिया और USA की वाइस प्रेसिडेंट की, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।